हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड AS 36 एंड उसका नाम था इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। क्लियर? मैं सबसे पहले आपको अभी तक जितना भी करवाया था वो एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ। इंड AS 36 नाम था इम्पेयरमेंट ऑफ असेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? तक इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। एंड फ्रेंड्स, इम्पेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला क्या थी? तो कहना से आपका इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला था कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। एंड कैरिंग अमाउंट मतलब व्हाट? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस पहले प्रोवाइड किया है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज को कंसीडर करते थे। एक कंसीडर करते थे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड दूसरा चीज कंसीडर करते थे दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। एंड उसमें भी क्या कंसीडर करते थे? विच एवर इज हायर। इंड AS 2 टोटल 8 जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। एक इन्वेंट्री वहां पे इंड AS 2 एप्लीकेबल था। डेफर्ड टैक्स असेट वहां पे इंड AS 12 एप्लीकेबल था। अगर कोई भी प्लान असेट है तो वहां पे मेरा इंड AS 19 एप्लीकेबल था। उसके बाद में आपको याद करो, अगर कोई भी बायोलॉजिकल एसेट है विच आर मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो वहां पे कौन सा इंड AS एप्लीकेबल था? इंड AS 41 एप्लीकेबल था। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंड AS 104 एप्लीकेबल था। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल तो वहां पे इंड AS 105 एप्लीकेबल था। फाइनेंशियल एसेट है तो वहां पे इंड AS 109 एप्लीकेबल था। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे हम इंड AS 115 को फॉलो करते थे। क्लियर? सेकंड चीज, जब मैं बोल रहा हूं कैरिंग अमाउंट मतलब व्हाट? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस को पहले प्रोवाइड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट दो चीज था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। Fair value less cost to sale. What is the definition of the fair value? Fair value is the price that would be received when asset is sold and paid when the liability is transferred in an orderly transactions between the market participants on the measurement date. मैं आपको बहुत बार ये बोल के गया हूँ, इंड AS 113 की डेफिनेशन वहां पे दिया था और इंड AS 113 एग्जिट प्राइस अप्रोच फॉलो कर रहा है। सेकंड चीज, आपको ये चीज भी फोकस करना चाहिए, हम कभी भी फेयर वैल्यू के कैलकुलेशन में वैल्यूएशन फीस है, इनकम टैक्स के एक्सपेंस है, के फाइनेंस एक्सपेंस है, उसको हम कभी भी कंसिडर करने वाले नहीं है। वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो है तो सिंपल उस फ्यूचर कैश फ्लो को आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। वहां पे लिखा है कि पहले 5 साल तक आपका जो भी ग्रोथ रेट है वो करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा लेना है तो वो कभी भी करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिस्काउंटिंग जो भी करना है वो कौन से रेट से करना है? तो अगर प्री टैक्स डिस्काउंट रेट से आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। एंड अगर कोई भी कैश फ्लो अगर फॉरेन करेंसी में है तो आपको इंडिया का डिस्काउंट रेट यूज नहीं करने का, आपको वो कंट्री का डिस्काउंट रेट लेके आपको मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू न्यूज निकालना पड़ेगा। एक चीज एकदम ध्यान से रखना, नॉर्मली इम्पेयरमेंट लॉस इज डेबिटेड टू P&L, पर अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो आप उसके सामने भी सेट ऑफ कर सकते हो, तो भी हमको गवर्नमेंट कभी भी डिडक्शन देने वाला नहीं है। तो भी मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज अवर टाइमिंग डिफरेंस। कोई पूछे व्हाई, इट इज नथिंग बट योर अर्ली चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड हमको वहां पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। आज से मैं सिंपल बोल दूं, कोई इंडिविजुअल असेट का हम कभी भी इंपेयरमेंट नहीं करने वाले। हम जो भी इंपेयरमेंट करने वाले हैं वो कहने से पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का करने वाला है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट? इट इज नथिंग बट अ स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट। आपको इतना चेक कर लेने का, कितनी असेट के कंबाइन करोगे तो वो असेट का ग्रुप आपको कैश फ्लो जनरेट करके देगा। वो आपके लिए क्या बन जाएगा? तो कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाएगा। कैश जनरेटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करने की कंडीशन इतना था, आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस मार्केटेबल के सेलेबल होना चाहिए। उसको आप सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। इंपेयरमेंट रोज नहीं प्रोवाइड करना है, आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखे तो ही प्रोवाइड करना है। एंड कौन से इंडिकेटर्स थे? फर्स्ट 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स थे। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। इंटरनल इंडिकेटर्स फ्रेंड्स दो ही थे, असेट का फिजिकल डैमेज हो गया एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। हर एक के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन में फुलफिल तो आपको वैल्यू न्यूज का कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। पर मैंने आपको स्पेसिफिकली 3 असेट बोला था, उसके लिए हम कोई इंडिकेटर्स चेक नहीं करते थे। एन्युअली उसका तो इंपेयरमेंट का टेस्टिंग कर ही लेने का। कौन सी 3 असेट? एनी इंटेंजिबल असेट जिसकी लाइफ इंडेफिनिट पीरियड के लिए, any intangible asset which is not available for sale, an intangible asset acquired in a business combination, उसको तो कहने से आपको एन्युअली इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था दैट इज समथिंग बट द बॉटम अप एंड द टॉप डाउन अप्रोच। याद करो मेरे वहां पे 3 CGU थे।
दो असेट का अलोकेशन बाकी था। कौन सी दो असेट? एक गुडविल था, दूसरा था एचओ का बिल्डिंग। गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल था बट हेड ऑफिस के बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल नहीं था। अलोकेशन के लिए सिंपल रूल में आपको याद करो दो, स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो वो रेशियो फॉलो करने का, रेशियो नहीं दिया है, फेयर वैल्यू दिया है तो वो फेयर वैल्यू फॉलो करने का, एंड वो भी नहीं है तो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट कर देना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करो, आपका इंपेयरमेंट लॉस अगर आता है तो सबसे पहले आप एडजस्ट करोगे अगेंस्ट द गुडविल, एंड रिमेनिंग अगर कुछ भी बचे वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आपको अलोकेट कर देने का। बॉटम अप का एंड है वो टॉप डाउन का आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनने वाला है। वहां पे एक ही असेट बाकी था, कौन सा? एचओ का बिल्डिंग। तो वहां पे मैक्सिमम इंपेयरमेंट जो होगा वो कितना होगा? एचओ के बिल्डिंग, उनसे ज्यादा होने वाला नहीं है। सिंपल मैं बोल दूं, दो असेट है, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल है तो सिर्फ बॉटम अप करने का। दो असेट है, दोनों का अलोकेशन नॉट पॉसिबल तो सिर्फ टॉप डाउन करने का। एंड दो असेट, एक का पॉसिबल एक का नॉट पॉसिबल, तो पहले बॉटम अप करोगे और उसके बाद क्या करोगे? टॉप डाउन। क्लियर? नया टॉपिक चालू करो, जिसको नहीं पता उनको बोल दूं ब्लैक इंक में लिखूंगा, वो जस्ट आपको समझा रहा हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, रेड इंक वाली चीज आपको लिखना पड़ेगा। आज का टॉपिक है दैट इज नथिंग बट मेरा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। आज तक के लेक्चर में 4 लेक्चर से मैं आपको इंपेयरमेंट लॉस बोल रहा हूं। अब मैं कुछ बोल रहा हूं कि आपका इंपेयरमेंट का गेन भी हो सकता है। कब? इंडेक्स 36 बोल रहा है कि इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करने के लिए आपको इंडिकेटर्स चेक करना पड़ेगा, एंड उसमें भी 2 टाइप के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स एंड दूसरा होता है दैट इज नथिंग बट इंटरनल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कुछ नहीं करना है। जब इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो इंडिकेटर्स बोले थे उसका यहाँ पे ऑपोजिट बोलना है। वहाँ पे बोलते थे कि मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो गया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट इंक्रीज हो गया। दूसरा, वहाँ पे मैं बोल रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। वहाँ पे मैं बोल रहा था सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सब कुछ मेरी फेवर में होना स्टार्ट हो गया। इंटरनल इंडिकेटर्स एक ही है कि असेट का परफॉर्मेंस अच्छा है, बस। अगर ऐसा कोई भी इंडिकेटर दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंपेयरमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। लाइक समझ लो 2 साल पहले असेट की मार्केट प्राइस कम हो गया था, यानी इसीलिए मैंने क्या किया था? असेट का इंपेयरमेंट किया था। पर कहने से अब 2 साल के बाद अब असेट का मार्केट प्राइस बढ़ा है, तो कहने से सिंपल, अगर असेट का मार्केट प्राइस बढ़ा है तो कहने से इट मे बी पॉसिबल कि मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा आएगा, एंड अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा आए तो कहने से आपका जो भी इंपेयरमेंट था वो आप इंपेयरमेंट क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाए, फ्रेंड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो कहने से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ेगा, एंड अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ेगा तो कहने से आपका वैल्यू न्यूज ज्यादा आने के चांसेस। सिंपल, वहां पे जो इंडिकेटर में इंपेयरमेंट लॉस के लिए बोलता था सेम इंडिकेटर यहाँ पे। अब सुनो इंडेक्स 36 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम रिवर्सल, मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। आप इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद उसको मैक्सिमम रिवर्स कितना कर सकते हो? तो कुछ ऑकवर्ड लिखा है, ध्यान से सुनना। बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट लॉस और बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट लॉस, विच एवर इज हायर, और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। आराम से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा 100 रुपए का असेट था, मेरी कंपनी एसएलएम फॉलो कर रही है, तो कहना इसे मैं 10 साल की लाइफ है तो पर एनम 10-10 रुपए का डेप्री प्रोवाइड करूंगा। 3 साल तक कहने से फ्रेंड्स हमने 30 रुपीज़ का डेप्री प्रोवाइड कर दिया ना। हमारी बुक में ये असेट का वैल्यू 70 है, ये 3rd ईयर के एंड में। अब इस असेट का हमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया तो मान लो रिकवरेबल अमाउंट 49 ही निकला। 70 से 49 पर आना है तो कहने से मुझे 21 रुपीज़ का इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब रिकॉर्ड करूंगा इंपेयरमेंट का लॉस? एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, एंड मैं एंट्री कर दूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट 21 टू असेट अकाउंट कितने रुपए? 21। क्लियर? 2 साल के बाद कुछ कंडीशन मेरी फेवर में आया तो मुझे अब इंपेयरमेंट को रिवर्स करना है। उन लोगों ने बोला अब 2 चीज कैलकुलेट करो। एक कैलकुलेट करो बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट, तो सिंपल ये मेरा विथ का कैलकुलेशन चल ही रहा है, तो 3rd से 5th ईयर तक जाना है, तो कहने से बाकी अगेन 2 साल का डेप्री करूंगा। 49 की असेट थी, 10 में से 3 साल चले गए, मतलब 7 साल बाकी, तो पर एनम 7 रुपीज़ का डेप्री आएगा।
2 साल तक फ्रेंड्स कहने से 14 रुपीज का डेप्री आए, तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मेरे पास बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट कितना बचने वाला है? 35। अच्छा, दूसरा उन लोगों ने बोला कि चेक करो अगर इंपेयरमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो क्या हालत होती। तो 100 रुपए की एसेट होती, एवरी ईयर 10-10 रुपए का डेप्री करते तो 5 साल तक कहने से 50 का डेप्री करते हैं, और यहां पे आपका आंसर कितना आने वाला है? 50। क्या बोला? बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट 35, बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट 50, विच एवर इज हायर, तो कहने से 50 होगा। तो सर ये तो ऑलवेज विदाउट ही हायर होने वाला है ना? हाँ, ऑलवेज विदाउट ही हायर होने वाला है। तो सर विथ का कैलकुलेशन करने की जरूरत क्यों है? समझाऊंगा क्यों जरूरत है। मान लो इस दिन इस असेट का रिकवरेबल अमाउंट है 55, तो 50 और 55 विच एवर इज लोअर, तो कहने से मुझे इस असेट को लाना पड़े 55 तक। मेरी बुक में असेट कहने से 35 था, तो अगर मैं इसका इंपेयरमेंट का गेन चेक करूं, सॉरी 50 और 55 विच एवर इज लोअर, तो आपका कितना होगा? 50। मुझे इस असेट को कहां तक लेके आना पड़ेगा? 50। मेरी बुक में असेट 35 का था, उसको 50 तक लेके जाना है। 50 माइनस 35 कहने से आपका 15 रुपए का इंपेयरमेंट का गेन होगा। फ्रेंड्स अगर दिमाग चले, मैं जो बोला कि आपको ये विथ का कैलकुलेशन करने की क्यों जरूरत है, तो सिंपल बोलो कंपेयर कैसे करोगे कि आपका इंपेयरमेंट कितना है? कहना से ये 50 माइनस करने 35 करने के लिए तो मुझे विथ इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50 माइनस 35 मेरा इंपेयरमेंट गेन कितना होगा? 15 रुपए। उसका मतलब एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मुझे मेरी बुक में असेट के बैलेंस को इंक्रीज करना है 15 रुपए से, तो एंट्री कर दूंगा असेट अकाउंट डेबिट 15 टू पीएनएल 15 रुपए। सर डाउट है, 3rd ईयर में पीएनएल डेबिट किया था 21 से, 5th ईयर में पीएनएल क्रेडिट कर रहा 15 से, मतलब 21 एंड 15 सर आपने 6 रुपए का कुछ गफला किया है, कुछ गफला नहीं किया है। अगर ये 21 रुपीज का इंपेयरमेंट नहीं करता तो कहने से उसको 7 साल तक डेप्रिशिएट करता, तो पर एनम 3-3 रुपए का डेप्री तो मुझे बेनिफिट मिलने वाला था। वैसे 2 साल चले गए तो कहने से मुझे 6 रुपए का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये किसी को डाउट आ रहा है कि 21 डेबिट किया 15 क्रेडिट किया, तो सर आपने 6 रुपीज़ का कुछ ज़्यादा डेबिट कर दिया, कोई ज़्यादा डेबिट नहीं किया है। वो 21 रुपीज़ का इंपेयरमेंट नहीं करता तो वो 21 रुपीज़ की असेट पर मैं डेप्रिसिएशन लेता, 7 साल तक डेप्रिसिएशन लो तो पर एनम 3-3 रुपये मिलने वाला है, एंड 2 साल तक कितना रुपये मिलने वाला है? 6 रुपये। तो सर और डाउट है हमको, विथ इंपेयरमेंट और विदाउट इंपेयरमेंट विच एवर इज हायर करने का लॉजिक आपका सही है। ये रिकवरेबल अमाउंट को आप क्यों पिक्चर में लाए? लॉजिक है, अगर मान लो यहां पे ये रिकवरेबल अमाउंट 55 नहीं होता, रिकवरेबल अमाउंट अगर आपका 47 होता, और इतना प्रोविजन मान लो इंडेक्स 36 में लिखा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट और विदाउट इंपेयरमेंट विच एवर इज हायर, तो असेट को 50 तक लेके जाओगे, तो कैन आई सी योर कैरिंग अमाउंट आपका 50 हो जाएगा, पर आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 47। तो कहने से फिर से आपको 3 रुपए का इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब क्या करोगे? 15 रुपए से असेट बढ़ाओगे, 35 से 50, 15 रुपए से असेट बढ़ाओगे, एंड बाद में क्या करोगे? 3 रुपए से कम करोगे। इफेक्टिवली चेक करो तो आपका असेट 12 से ही बढ़ रहा है, और इसीलिए कंपेयर करने का लॉजिक है कि आपको रिकवरेबल अमाउंट के साथ एक बार तो कंपेयर कर ही लेने का। रीजन है मेरा पहले दिन से पर्पस क्लियर है, रिकवरेबल अमाउंट वो असेट की मैक्सिमम वैल्यू है। बैलेंस शीट में असेट का वैल्यू कभी भी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होना नहीं चाहिए। सिंपल बोल दो, कोई भी पूछे इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिवर्स कर सकते हो? आंसर इज यस। उसके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स थे, मार्केट प्राइस ऑफ द असेट इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, सब कुछ आपकी फेवर में चल रहा है, एंड इंटरनल इंडिकेटर एक ही था, असेट का परफॉर्मेंस अच्छा है। रिवर्सल कितना? तो बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट और बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट विच एवर इज हायर, और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। अब फ्रेंड्स इस टॉपिक की थियरी हम लिखना स्टार्ट करें, तो टाइटल लगाओ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, एंड उसमें लिखो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एंड वहां पे लिखना फर्स्ट मार्केट प्राइस,
market price of the asset increased substantially. Market price of the asset increased substantially. सेकेंड लिखना, rate of interest decreased substantially. And third लिखना, market factors are in the favor of the company. Are in the favor of the company. Clear? Next title लिखना, internal indicators वहां पे लिखना, good economic performance of the asset exists. Good economic performance of the asset exists. Clear? Next title लिखना, maximum reversal possible. Maximum reversal possible of impairment loss. मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. क्लियर? तो वहां पे लिखना, बुक वैल्यू विथ इम्पेयरमेंट लॉस और बुक वैल्यू without impairment loss whichever is higher. Or recoverable amount whichever is lower. क्लियर? सम करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बुक वैल्यू विथ इम्पेयरमेंट और बुक वैल्यू विदाउट इम्पेयरमेंट, विच एवर इज हायर, और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर. क्लियर? चलो फ्रेंड्स, उसके सम करें. अब पहले से देखते रहे, एक भी सम बीच में मिस नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारा खत्म है. क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा हूं. उत्तरांचल इंडस्ट्रीज लिमिटेड which is in a business of manufacturing and export of its product. Sometimes back in 2008, the government put restriction on export of goods exported by Uttaranchal Industries Limited. Due to the restriction, Uttaranchal Industries Limited impaired its asset. Uttaranchal Industries Limited acquired at the end of the 2004 rupees 4,000 lakhs identifiable asset and paid rupees 6,000 lakhs. Balance is treated as goodwill. The useful life of the identifiable assets are 15 years and a straight line depreciation method. When government put restriction at the end of the 2008, the company recognized the impairment loss by determining the recoverable amount of the asset rupees 2,720 lakhs. In 2010, government lifted the restriction imposed on the export, and due to this favorable change, Uttaranchal Industries Limited re-estimated the recoverable amount, which was estimated of rupees 3,420 lakhs. Required A, calculation and allocation of impairment loss in 2008, and B, reversal of impairment loss and allocation as per Ind AS 36 in 2010.
फ्रेंड्स एकदम ध्यान से करना, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूं। पहले तो कहने से मैं दो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट एंड दूसरा करना पड़ेगा बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट। तो यहां पे टाइटल लगा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट लॉस। फ्रेंड्स मेरे साथ आप 4 कॉलम का टेबल बनाओ, आपको इंपेयरमेंट परफेक्ट आता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। क्लियर? एंड मैं सबसे ऊपर ही हेडिंग लगा दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें मेरी जो भी अमाउंट होगी वो रुपीस इन लैक्स में होगा। अमाउंट रुपीस इन लैक्स। क्लियर? यहां पे लिखना पर्टिकुलर्स, असेट, गुडविल एंड टोटल। क्लियर? चलो चेक करो, 2004 में आपने असेट को अक्वायर किया था, तब असेट एक्चुअली 4000 का था बट आपने 6000 का पेमेंट किया था, तो कहने से बाकी के 2000 रुपये को आपने गुडविल माना था। तो टोटल में यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 6000। हम अंडर इंड एस कभी भी गुडविल का अमोर्टाइजेशन नहीं करते, गुडविल का जस्ट क्या करेगी, इंपेयरमेंट करेंगे। तो यहां से मैं माइनस कर रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे होगा, एकदम ध्यान से समझ लेना। 4000 की असेट थी, 15 साल की लाइफ थी, एंड मैं 2008 में इंपेयरमेंट करने वाला हूं, मतलब कहने से मुझे 4 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्री करना पड़ेगा। क्लियर? तो कैलकुलेट लो 4000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, अगर ये करोगे तो आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा 1067। अमोर्टाइजेशन कुछ आने वाला नहीं है। तो अगर यहां पे कोई चेक करे कैरिंग अमाउंट, एंड वो जो कैरिंग अमाउंट होगा वो कौन से ईयर का मुझे मिल जाएगा, 2008 का मिल जाएगा। तो 4000 माइनस 1067 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 2933। गुडविल में कोई चेंज होने वाला नहीं है, गुडविल तो एज इट इज 2000 का ही रहने वाला है। तो अगर हम टोटल चेक करें तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4933। अगर आपने चेक किया रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट अगर 2008 में चेक करें तो आपको क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट 2008 में दिया था, कितना दिया था, 2720। तो ऑब्वियसली आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा, कितना आएगा वो चेक कर दे, 4933 माइनस 4933 माइनस 2720। तो फ्रेंड्स आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा 2213, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। उसमें से 2000 रुपये आप एडजस्ट कर दोगे गुडविल के सामने, एंड 213 रुपये आप एडजस्ट करोगे असेट के सामने। तो फाइनली यहाँ पे मेरे पास असेट का बैलेंस बचेगा 2720, एंड गुडविल कुछ होने वाला नहीं है। असेट का इंपेयरमेंट का जो रिवर्सल है वो 2008 में करने वाले हो कि 2010 में, तो कहने से वो तो 2010 में करने वाले हो। तो अगेन मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझो कैसे होगा, 2720 का असेट था, एंड 2720 के असेट में से क्या होगा, 15 में से 4 साल चले गए थे, मतलब कहने से 11 साल बाकी था, एंड आपको 2 साल का डेप्री करना है। तो 2720 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 करोगे तो कहने से फ्रेंड्स आपका 495 का डेप्री होगा। एंड अगर यहां पे मैं चेक करूं कैरिंग अमाउंट 2010 में, कैरिंग अमाउंट 2010 का कैलकुलेट, 2720 माइनस 2720 माइनस 495 अगर आप करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 3225। गुडविल कुछ होने वाला नहीं है, तो आपका टोटल भी कितना होगा, 3225। ये जो भी मेरा कैलकुलेशन हुआ वो कौन सा हुआ, बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट का हुआ। क्या नहीं, सब दूसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विदाउट
इम्पेयरमेंट लॉस। अगर मैं इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड ही नहीं करता तो मेरी बुक में असेट का वैल्यू कितना होने वाला था, तो वो कर ले। तो टाइटल लगाओ पर्टिकुलर्स, असेट, गुडविल एंड फाइनली यहां पे लिख रहा हूं टोटल। क्लियर? चलो 2004 में कैनाई से आपने असेट अक्वायर किया था 4000 का, गुडविल था 2000 रुपए का, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? तो टोटल आपका हो जाएगा कितने रुपए का? 6000 रुपए का। अच्छा, अब 2008 में रुकने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज आप इंपेयरमेंट करने वाले नहीं हो, तो सिंपल बोलो डायरेक्टली मैं यहां पे 6 साल का साथ में ही कर दूंगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर कोई कैलकुलेट करे तो कैसे होगा? 4000 का असेट है, टोटल 15 साल की लाइफ थी, एंड मैं यहां पे कितने साल का डेप्री करने वाला हूं? तो मैं टोटल 6 साल का डेप्री करने वाला हूं। क्लियर? कैलकुलेट 4000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 करोगे तो फ्रेंड्स आपका टोटल 1600 रुपए का डेप्री होगा। हम कभी भी अमोर्टाइजेशन तो करते नहीं है, तो टोटल भी कितना हो जाएगा? 1600। तो अगर यहां पे मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट 2010 का, तो कैरिंग अमाउंट आपका 2010 में होगा, यहां पे होगा 2400, आपके पास गुडविल होगा 2000, एंड टोटल यहां पे कितना होगा? 4400 होने वाला है। क्लियर? अब एक एक अंदर जो आंसर पूछा है वो करें। सबसे फर्स्ट आपको पूछा है दैट इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट लॉस इन द ईयर 2008। तो चलो फ्रेंड्स आप चेक करो कि आपने कितने रुपीस का इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड किया था 2008 में। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं, मेरा इम्पेयरमेंट लॉस ऊपर चेक करो, आपने कैलकुलेट किया है 2213 का किया था इम्पेयरमेंट लॉस, एंड वो 2213 में से आपने सबसे पहले एडजस्ट किया था गुडविल को 2000 रुपए, एंड बाकी का एडजस्ट किया था असेट में कितने रुपए का? 213 रुपए। क्लियर? सेकेंड अगर टाइटल लगाया दैट इज नथिंग बट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन द ईयर 2010। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर पाएंगे। तो अगर यहां पे मैं लिखूं मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला क्या थी? बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट। चेक करो बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट कितना था? 2225, और बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट वो कितना है? 2400। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2225 और 2400, विच एवर इज क्या लेंगे? हायर लेंगे। और उस दिन का चेक करो, आपको क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट दे दिया है, कितना दिया है? 3420। एंड अगर मैं यहां पे चेक करूं विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर फ्रेंड्स आपका कितना होने वाला है? 2400 होने वाला है। क्लियर? मतलब सिंपल 2225 वाली असेट को मुझे 2400 तक लेके आना है। तो अगर यहां पे हम चेक करें इंपेयरमेंट गेन, इंपेयरमेंट गेन हमारा कितना होगा? तो कैन आई से 2400 माइनस 3225। कैलसी लो फ्रेंड्स, 2400 माइनस 3225 अगर करोगे तो आपका इंपेयरमेंट का गेन होने वाला है, कितने का गेन होगा? 175। एंड फ्रेंड्स समझ लेना, ये 175 की वजह से जस्ट असेट बढ़ेगा, हम कभी भी गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड किया वो कभी भी हम रिवर्स करने वाले नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अगर गुडविल का मैं इंपेयरमेंट का लॉस रिवर्स करके एडिशनल गुडविल रिकॉर्ड करूं तो वो मेरे लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो जाएगा, एंड हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। किसी को इंटरेस्ट है वो मैच करने में तो वो मैच करके भी दिखाओ। चेक करो, हमने जब इंपेयरमेंट किया था तब असेट में मैंने टोटल 213 का इंपेयरमेंट किया। क्लियर? अच्छा, कैनाई से जब मैंने यहां पर रिवर्स किया ना तो कितने का किया? 175 का किया। कैलसी लो 213 माइनस 175, कैनाई से वो मेरा 38 रुपीज का डिफरेंस आया ना, वो कौन सा डिफरेंस समझाओ?
₹213 के इंपेयरमेंट नहीं डालता असेट में तो उसको बाकी के 11 साल तक डेप्रिशिएट करता, तो पर एनम डेप्री आपका आने वाला तो 19 रुपीज इंटू अगर 2 साल तक का करोगे तो आपका कहना है 38 आने वाला है। वो मैंने 38 का आपको डिफरेंस मैच करवा दिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री कर भी दे। $2008 में इसकी जर्नल एंट्री होगा इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट एंड वो कितने का होगा 2213 टू गुडविल अकाउंट। सबसे पहले गुडविल को रिड्यूस करना पड़ेगा एंड गुडविल अकाउंट कितने से होगा 2000 रुपए से एंड उसके बाद आपको रिड्यूस करना पड़ेगा असेट अकाउंट कितने रुपए का 213 रुपए का। क्लियर। अब आप करोगे दैट इज समथिंग बट 2010 में असेट का इंपेयरमेंट का रिवर्सल करोगे तो एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट 175 एंड क्रेडिट कर दोगे टू इंपेयरमेंट गेन अकाउंट। ये वर्ड सुनने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पर यस इंपेयरमेंट गेन भी हो सकता है। क्लियर। ऑब्वियसली दिस इंपेयरमेंट लॉस इज डेबिटेड टू पीएनएल एंड दिस इज इंपेयरमेंट गेन इज क्रेडिटेड टू पीएनएल। इसमें कोई डाउट है नहीं। क्लियर। सिंपल है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इंपेयरमेंट का रिवर्सल की स्टोरी आए आपको दो चीज कर लेने का, विथ इंपेयरमेंट और विदाउट इंपेयरमेंट, विच एवर इज हायर और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले पढ़ रहा हूं। एट द एंड ऑफ द 2006 X Limited having the following asset at their carrying amount: identifiable asset ₹600 lakhs, goodwill ₹100 lakhs. The goodwill is being amortized at the rate of ₹25 lakhs per annum. ये लाइन आपको कैंसल कर देना पड़े। Why? Because ये इंड एस में पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर। ये पूरा कैंसिल कर दो इतना लाइन। एंड द आइडेंटिफाइबल असेट्स आर बीइंग, just a minute, and the identifiable assets are being depreciated at the rate of 25% per annum, 25% per annum WDV. Recoverable amount of these assets are at the end of the 2006 is estimated ₹550 lakhs. The X Limited recognized the impairment loss in 2006 as per Ind AS 36. However, at the end of the 2010, X Limited re-estimated the recoverable amount due to favorable condition of the business. The recoverable amount was estimated at ₹250 lakhs. Required: calculate the impairment loss to be recognized in the 2006 and allocation thereof. B. Calculate the reversal of impairment loss in 2010 in its allocation. Clear? तो अगेन ऊपर जैसा किया था वैसा ही सेम मेहनत हमको करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। क्लियर। टाइटल लगा दो। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर। आपको दो चीज करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा विथ का कैलकुलेशन, एक करना पड़ेगा आपको विदाउट का कैलकुलेशन। क्लियर। चलो फ्रेंड्स 4 कॉलम का टेबल बना दो। एंड ऊपर टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स, असेट, गुडविल एंड टोटल। फ्रेंड्स क्वेश्चन समझने की आदत डालो। 2006 में आपने असेट को परचेस नहीं किया है, आपके पास जो ऑलरेडी असेट था उसका ही कैरिंग अमाउंट दे दिया। क्लियर। यहां पे मैं लिख रहा हूं कैरिंग अमाउंट फॉर द ईयर 2006 एंड अगर वो हम चेक करें तो कितना था 600 एंड 100। असेट मेरा 600 का था, गुडविल मेरा 100 का था, तो टोटल आपका कितना था 700। तो कहना है सर अगर इसका आज का रिकवरेबल अमाउंट चेक करूं एंड रिकवरेबल अमाउंट चेक करूं 2006 का, तो कहना है 700 के सामने उसका रिकवरेबल अमाउंट जस्ट हो जाना
वो कितने का था, 550 का था। तो कहना इसे अगर फ्रेंड्स आप इम्पेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड करोगे तो कितना होगा, 700 माइनस 550, कहना इसे आपका 150 का इम्पेयरमेंट का लॉस होगा। चलो आप मुझे बोलो ये 150 का इम्पेयरमेंट के लॉस में से सबसे पहले किसके सामने, तो 100 रुपये असेट के सामने, एंड बाकी का जो भी 50 रुपये है वो किस में एडजस्ट कर दूंगा, असेट में। तो सिंपल, मतलब पहले 100 रुपये गुडविल एंड 50 रुपये असेट, तो ये 550 यहाँ पे जीरो एंड टोटल भी कितना 550। पर कहना इसे साथ में रिवर्सल का भी क्वेश्चन है ही, तो आपको दो चीज करना पड़ेगा, बुक वैल्यू विथ इम्पेयरमेंट। तो सिंपल आगे मैं अगेन कर दूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर, अगर आप यहां पे करोगे तो आपको क्वेश्चन में डेप्री का रेट बोला है, WDV के हिसाब से कितने परसेंट का रेट बोला है चेक करो। तो फ्रेंड्स आपको रेट बोला है 25%, एंड कहने से मुझे WDV इज इक्वल टू 25% के हिसाब से आपको 4 साल का डेप्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलसी लो 550 पर 4 साल का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करो। सिंपल आपका डेप्रीशिएशन आएगा 376, एंड 550 में से अगर फ्रेंड्स आप 376 माइनस करोगे तो आपका कैरिंग अमाउंट 2010 में 174 हो जाएगा। कहना इसे आपके पास टोटल भी कितना रहेगा, 174। अब दूसरा जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कौन सा करेंगे, विदाउट इंपेयरमेंट का। तो टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर, चलो स्टार्ट करें। पर्टिकुलर्स, असेट, गुडविल एंड टोटल। क्लियर, तो यहां पे अगर चेक करेंगे कैरिंग अमाउंट, एंड कैरिंग अमाउंट आपका 2006 में कितना था, तो ऊपर चेक करो 600 प्लस 100, असेट 600 का, गुडविल 100 का, एंड टोटल आपका कितने का रहने वाला है, 700 रुपये का। एंड अगर मैं अभी तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूँ, सर इंपेयरमेंट तो रहेगा, अरे दोस्त हम विदाउट इंपेयरमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा कैसे होने वाला है, तो WDV एट द रेट ऑफ 25% के हिसाब से फ्रेंड्स आपको टोटल 4 साल का डेप्रिसिएशन करना है। करो, तो सिंपल 410 होगा। तो अगर यहां पे चेक करें कैरिंग अमाउंट 2010 का, या असेट का रहेगा 190, गुडविल में तो हम अमोर्टाइज नहीं करेंगे ना, तो गुडविल कितना रहेगा 100। तो टोटल अगर हम चेक करें तो हमारे पास टोटल कितना रहने वाला है 290। पर अगेन मैं बोल दूं गुडविल भले मैं लिख रहा हूं, पर हम ड्यू टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट गुडविल कभी भी एडिशनल रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। क्लियर, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंपेयरमेंट लॉस इन द ईयर 2006। क्लियर, चलो बोलो फ्रेंड्स, टोटल आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना होने वाला है, तो टोटल आपका इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे होने वाला है 150 का, एंड 150 रुपीज़ में से हमने सबसे पहले
एडजस्ट किया है गुडविल में, एंड गुडविल में कितने रुपए एडजस्ट किए 100, एंड बाकी का एडजस्ट किया था कहाँ पे असेट में, कितने रुपए 50 रुपए। क्लियर। दूसरा करेंगे दैट इज नथिंग बट रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इन द ईयर 2010। फ्रेंड्स अब मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला याद आनी चाहिए। बोलो हम यहां पे क्या लिखते थे, मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल इज इक्वल टू, क्या होता था, बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट और विदाउट इंपेयरमेंट। अच्छा उसमें गुडविल नहीं लेने का, तो बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट इज अ 174 और बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट 190, एंड उसमें भी हम क्या कंसीडर करते थे, विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर करे तो अभी तो क्या लग रहा है 190, और कंसीडर करते थे दैट इज नथिंग बट रिकवरेबल अमाउंट। चेक करो 2010 में आपको रिकवरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे दिया है, एंड वो कितना दिया है 250, एंड 250 में विच एवर इज अगर हम लोअर करें तो आपका आंसर फाइनली कितना होगा 190। सिंपल बोलो 174 वाली एसेट को 190 तक लेके जाना है, तो अगर हम यहां पे चेक करें इंपेयरमेंट गेन, तो इंपेयरमेंट गेन कितना होगा 190 माइनस 174, 190 माइनस 174 अगर फ्रेंड्स करोगे तो आपका 16 रुपये होगा। स्पेसिफिकली मैं लिख रहा हूं यहां पे क्रेडिटेड टू कहां पे पीएनएल में, एंड एडजस्टेड अगेंस्ट असेट ओनली, गुडविल में कुछ करना नहीं है। क्लियर, एडजस्टेड अगेंस्ट असेट, गुडविल में कुछ करने वाले नहीं हो। सिंपल है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको रिवर्सल वाले करवा दिए, तो अब तो कॉन्फिडेंस आ ही जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी कर दिया है, क्वेश्चन 8 हमारा ऑलरेडी हो गया है, 9 हो गया है, 10 हो गया है। क्लियर, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ रहा हूं। क्लियर, अ सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्लांट वाइज फाइनल प्रोडक्शन is an intermediate product bought from plant X of the same enterprise. X products are sold to Y at a transfer price that passes all margin to X. 80% of the Y's final product is sold to customer outside the reporting enterprise. 60% of the X final production is sold to Y and the remaining 40% is sold to customer outside the reporting enterprise. Question अब actually चालू हो रहा है, अभी तक टाइम पास था। For each of the following cases, what are the cash generating units for X and Y? Case 1, X could sell the product it sells to Y in an active market. Internal transfer prices are higher than the market prices. Case 2, there is no active market for the product X sells to Y. समझो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ इतना याद आना चाहिए, सीजीयू डिटरमाइन करने का रूल इतना था, आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस मार्केटेबल होना चाहिए। मेरे वहां पे 2 डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। एक्स का जो भी है ना वो हम आउटसाइड कस्टमर को बेच सकते हैं, एंड हम किसको ट्रांसफर करते हैं वाई को, एंड वाई का जो भी है वो भी हम किसको बेच सकते हैं, तो क्या आउटसाइड कस्टमर को। तो सिंपल, व्हाट आर योर कैश जनरेटिंग यूनिट। एक्स का प्रोडक्ट भी मार्केट में सेलेबल था तो एक्स भी आपके लिए सीजीयू बनेगा, वाई का प्रोडक्ट भी मार्केट में सेलेबल था तो वाई भी आपके लिए सीजीयू बनेगा। दूसरे में ऐसा बोला है कि यस आपका जो एक्स है ना, एक्स का प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल नहीं है, कंपलसरीली किसको बेचना पड़े, वाई को ही बेचना पड़े, एंड वाई फाइनली किसको बेच देगा, तो कस्टमर को बेच देगा। तो सिंपल, एक्स अलोन सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं होगा, हमारे लिए जो सीजीयू होगा वो क्या होगा, एक्स वाई का कॉम्बो होगा। सिंपल बोल दूं, यहाँ पे एक्स एंड वाई वो दोनों सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट है, एंड यहाँ पे क्या होगा, तो कहना इसे एक्स वाई का कॉम्बो एक आपके लिए क्या बनने वाला है, कैश जनरेटिंग यूनिट बनने वाला है। सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैं फर्स्ट का आंसर पढ़ूं, एज पर इंडिया 36, इफ एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एन असेट or a group of asset, this asset or a group of asset should be identified as a separate cash generating unit, even if some or all of the output is used internally. X could sell its products in an active market and so generate cash inflows from the continuing use that would be largely independent of the cash inflows from Y. Therefore, it is likely that X is a separate cash generating unit, although part of its production is used by Y.
It is likely that Y is also separate cash generating unit. Y sells 80% of its products to customer outside the reporting enterprise. Therefore, its cash inflows from the continuing use can be considered to be largely independent. Internal transfer prices do not reflect the market price for X output. Therefore, in determining the value in use of the both X and Y, the enterprise adjusts financial budget forecast to reflect management's best estimate of the future market prices for those of X products that are used internally. क्लियर? एग्जाम के अगले दिन ये सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो सिंपल एक ये अंडरलाइन कर दो. Therefore, it is likely that X is a separate cash generating unit. एंड दूसरा ये भी अंडरलाइन कर दो, इट इज लाइकली दैट Y इज ऑल्सो अ सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट. मतलब फर्स्ट वाले केस में दोनों एक सेपरेट सीजीयू बनने वाला है. सेकंड वाले में क्या था, X का प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते थे, तो X एंड Y का जो कॉम्बो होगा वो आपके लिए क्या बनने वाला है, सीजीयू. तो केस 2 का अगर मैं आंसर पढ़ूं तो इट इज लाइकली दैट recoverable amount of each plant cannot be assessed independently from the recoverable amount of the plant because the majority of X production is used internally and could not be sold in active market. So cash inflows of X depend on the demand of the Y's product. Therefore, X cannot be considered. ये underline करना चाहिए. Therefore, X cannot be considered to generate cash flow inflows that are largely independent of those Y. And the two plants are merged together. As a consequence is that X and Y, underline करो, X and Y together is the smallest group of asset that generates cash inflows from the continuing use of largely independent. Clear? तो सिंपल हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट क्वेश्चन में X एंड Y वो दोनों सेपरेट सीजीयू है, एंड सेकंड क्वेश्चन में X एंड Y का जो कॉम्बो है वो आपके लिए क्या बनने वाला है, सीजीयू बनने वाला है. फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन पढ़े. 12 हमारा हो गया है, 13 हो गया है, 14 भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर दिया है. चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऑन 1st April 2008, C Limited purchased an asset of for rupees 10 lakh with an estimated useful life of 10 years. Machine is depreciated on a straight line basis. On 1st April 2011, the asset was revalued to rupees 8,40,000 and the surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve. During the year ended 31st March 14, the asset was reviewed for impairment and the recoverable amount of the asset was ascertained to be only rupees 4,30,000. Next year, there were some favorable changes in the market conditions and the carrying amount of the asset as on 31st March 15 and show how changes in the value of asset to be treated in the books of accounts, assuming C Limited has the policy of writing down excess depreciation charged on the revaluation to revaluation surplus. फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 2008 में असेट को परचेस किया, 2011 में असेट का हम क्या करने वाले, रिवैल्यूएशन करने वाले, 2014 में असेट का इंपेयरमेंट करेंगे एंड 2015 में इंपेयरमेंट को रिवर्स करेंगे. एक एक चीज रिपीट कर रहा हूं. 2008 में असेट परचेस, 2011 में असेट का रिवैल्यूएशन, 2014 में इंपेयरमेंट एंड 2015 में क्या करेंगे, तो कि असेट का रिवर्सल कर, इंपेयरमेंट को रिवर्स करेगा. क्लियर? मैं क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा हूं. मस्त क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनना. क्वेश्चन 15 क्लियर? चलो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते रहना. फर्स्ट अप्रैल 2008 कहना इसे असेट कितने का था, तो 10 लाख का था. उसमें से हम पहले माइनस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. मतलब कहना इसे 3 साल तक मुझे जाना है. ध्यान से समझना, 10 लाख की असेट, 10 साल की लाइफ, 3 साल तक का चेक करो, तब का 3 लाख रुपए का अक्यूमुलेटेड डेप्री होगा. तो कैरिंग अमाउंट अगर हम 31 मार्च 2011 का चेक करें तो कैरिंग अमाउंट आपका कितना होने वाला है, 7 लाख. इस दिन आप असेट का क्या कर रहे हो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो. 7 लाख वाली असेट को 8,40,000 तक लेके जा रहे हो, प्लस अपवर्ड रिवैल्यूएशन
एट द रेट ऑफ 20%, तो 7 लाख का 20% 1,40,000 ऐड करूँ तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। एंड रिवाइज जो कैरिंग अमाउंट मिलेगा वो अगेन कौन सा मिलेगा, तो 31 मार्च 11 का ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 8,40,000। 840 के सामने मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ 1,40,000, ऊपर टाइटल लगा दे। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारा असेट का चल रहा है, और यहाँ पे जो ये 1,40,000 जो मैंने लिखा है वो मेरे लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व है। क्लियर? चलो अब क्या करे, 31 मार्च 14 तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एक काम करें 31 मार्च 14 तक चले जाए, माइनस कर दूं मैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे होगा वो भी समझा दूं। 8,40,000 की असेट थी, 10 में से 3 साल चले गए, मतलब कहने से 7 साल बाकी, तो पर एनम आपका डेप्रिसिएशन होगा 1,20,000। 3 साल तक का चेक करो तो कहने से फ्रेंड्स आपका 3,60,000 का डेप्रिसिएशन होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि व्हाट इज माय कैरिंग अमाउंट, यानी ये जो मुझे कैरिंग अमाउंट मिलेगा वो 31 मार्च 14 का मिलेगा। एंड वो कितना मिलेगा, तो 8,40,000 माइनस 3,60,000, मेरा कहना है ये कैरिंग अमाउंट जो होगा वो 4,80,000 होने वाला है। फ्रेंड्स आपके पास जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का 1,40,000 का बैलेंस पड़ा था वो एज इट इज थोड़ी रहने वाला है, वो 1,40,000 का बैलेंस भी कम होगा ना। तो अगर उसके लिए हम चेक करें कि 1,40,000 का बैलेंस था, उसको अगर आप 7 साल तक खाली करो तो पर एनम 20,000 करना पड़े। 3 साल तक चेक करो तो कहना है आपको 60,000 एडजस्ट कर देना पड़े। तो सिंपल यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस होगा वो कितने का होगा, 80,000। क्लियर? अच्छा अब मैं चेक करूँ इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट। इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट मतलब कौन से दिन का, तो कहने से 31 मार्च 14 का ही मुझे क्वेश्चन में दिया था 4,30,000। कहने से 480 वाली असेट को मुझे 4,30,000 तक लाना है, तो कहने से मुझे इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 4,80,000 माइनस 4,30,000, हम जो इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड करेंगे वो इंपेयरमेंट का लॉस कहने से 50,000 आएगा। एंड 50,000 का इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट का रूल सिंपल है, अगर आपके पास जब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो आपको इंपेयरमेंट सबसे पहले कहां से एडजस्ट करना पड़े, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। तो कहना है ये 80,000 में से 50,000 माइनस कर दूं तो भी मेरे पास रिवैल्यूएशन का रिजर्व बच रहा है कितने का, 30,000। 31 मार्च 15 को आप इंपेयरमेंट को रिवर्स कर रहे हो, और अगर इंपेयरमेंट को रिवर्स कर रहे हो तो कहना है आपको 2 चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक कैलकुलेट करना पड़ेगा विथ इंपेयरमेंट एंड दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट इंपेयरमेंट। ये जो चल रहा है वो कैलकुलेशन वो किसका चल रहा है, तो ये जो चल रहा है वो बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट लॉस का चल रहा है। तो उसमें आगे 1 साल तक कंटिन्यू कर ले तो क्या होगा, 31 मार्च 14 तक तो पहुंच गए थे। अगेन आप चेक करो, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स अब बहुत मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ध्यान से सुनते रहना। 4,30,000 की असेट थी, याद करो 10 में से टोटल 6 साल चले गए, मतलब कहने से आपके 4 साल बाकी। तो 4,30,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कहने से आपका डेप्रिसिएशन जो आएगा वो 1,07,500 आएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कैरिंग अमाउंट, तो वो आपका कैरिंग अमाउंट यहाँ पे 31 मार्च 2015 को कितना हो जाएगा, 3,22,500 हो जाएगा। पर डाउट है मुझे, 30,000 वाला रिवैल्यूएशन भी एज इट इज नहीं रहने वाला है ना, वो 30,000 के रिवैल्यूएशन को भी आपको 4 साल में खाली करना पड़े। एंड अगर 4 साल में खाली करो तो वहाँ पे भी 7,500 एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस बचने वाला है वो कितना बचने वाला है, तो कि 22,500। ये मैंने जो कैलकुलेशन किया वो कौन सा किया, बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट का। अब हम कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर? मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना रहा हूँ,
दैट इज नथिंग बट यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ असेट, यहाँ पे गुडविल नहीं है, यहाँ पे क्या है रिवोल्यूशन रिजर्व है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिवोल्यूशन रिजर्व। बहुत लोग आदत डाल देते हैं, बस 3 कॉलम मतलब पर्टिकुलर्स असेट एंड गुडविल, ऐसा नहीं होता है। एक लाइन बोलूँ, अगर मैं विदाउट इम्पेयरमेंट तक का भी कैलकुलेशन करूँ तो वो आंसर मेरा यहाँ तक तो सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इम्पेयरमेंट किया था ना। तो एक काम करे 31 मार्च 14 तक का तो लिखी दे, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 14, असेट आपका होगा 4,80,000 का, एंड सामने आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व होने वाला है कितने थाउजेंड का? 80,000 का। अब मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूं। 6 साल तक तो आई गए थे, 1 साल का डेप्री प्रोवाइड करना है, तो कितना होगा? 4,80,000 की असेट है, 10 में से 6 चले गए मतलब 4 साल बाकी, तो कहना है साहब का 1,20,000 होगा। तो अगर यहां पे कोई चेक करे व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 15, तो ये आपका होगा 3,60,000। 80 वाला रिवोल्यूशन भी एज इट इज नहीं रहेगा ना, उसको भी कहने से आपको 4 साल में खाली करना है, एंड अगर 4 साल में खाली करना है तो वहां पे भी 20,000 एडजस्ट करोगे, एंड आपका बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा कितने का? 60,000। हर एक चीज का जर्नल एंट्री तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, पर एक बार हम ये भी चेक कर ले कि व्हाट इज मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल, मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल। आपको आता है बुक वैल्यू विथ इम्पेयरमेंट, तो कहना है फ्रेंड्स आपका बुक वैल्यू जो विथ इम्पेयरमेंट था वो 3,22,500 था, और बुक वैल्यू विदाउट इम्पेयरमेंट वो आपका 3,60,000 था। विच एवर इज हायर करेंगे और हम कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज नथिंग बट रिकवरेबल अमाउंट। एंड चेक करो 31 मार्च 15 का आपको यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया है, एंड वो 31 मार्च 15 का क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट जो दिया है वो कितना दिया था? 5 लाख। तो सिंपल विच एवर इज अगर हम लोअर करें तो हमारा आंसर वहां पे कितना आने वाला है? 3,60,000। तो अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज योर इम्पेयरमेंट गेन, ध्यान से समझना, 322,500 वाली असेट को 3,60,000 तक लेके जाना है, तो 3,60,000 माइनस 3,22,500, फ्रेंड्स मेरा 37,500 का इम्पेयरमेंट का गेन आएगा। अब मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करके दूं, तो आपको पता चले। देखो 2008 में असेट को परचेस किया था, 2011 में हम क्या करने वाले थे? तो असेट का रिवोल्यूशन, तो 31 मार्च 2011 में जब असेट का रिवोल्यूशन करे तब मैं एंट्री करूंगा असेट अकाउंट डेबिट 1,40,000, एंड हम जो क्रेडिट कर देंगे ना वो क्या कर देंगे? तो क्या रिवोल्यूशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे टू रिवोल्यूशन रिजर्व। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला है कि हम रिवोल्यूशन रिजर्व ओसीआई में डालेंगे, पर ये ओसीआई क्या होता है मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया, वो बाद में समझाऊंगा। अभी ओसीआई लिखने की आदत डालो। 1,40,000 क्लियर। अच्छा यहां पे तो कहना से 31 मार्च 14 को जब इंपेयरमेंट आया था तब मैंने उसको पीएनएल के सामने एडजस्ट नहीं किया था, तब मैंने उसको रिवोल्यूशन के सामने एडजस्ट किया था। ये रहा, चेक करो आपका जब यहां पे ऊपर इंपेयरमेंट आया था 50 का, तो आपने एडजस्ट कहां से किया था? रिवोल्यूशन में से। तो यहां पे एंट्री करूंगा रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देता हूं ओसीआई कितने रुपए का? 50,000 का, एंड क्रेडिट आपको करना पड़ेगा टू असेट अकाउंट कितने रुपीस का? तो क्या 50,000 रुपए का। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट हम चेक करें, दैट इज नथिंग बट 31 मार्च 15 को। 31 मार्च 15 को जॉब बॉस ऑब्वियसली यार जब इंपेयरमेंट आया था तो अगर आपने रिवोल्यूशन के सामने एडजस्ट किया है तो इंपेयरमेंट का जब रिवर्सल आए तो भी आपको कहां पे लेके जाना पड़ेगा? रिवोल्यूशन में लेके जाना पड़ेगा। तो इस मोमेंट पर आप एंट्री कर दोगे असेट अकाउंट डेबिट 37,500 टू रिवोल्यूशन रिजर्व, अभी लिख रहा हूं जस्ट ओसीआई कितने रुपीस? 37,500। डन। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करें तो
हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अ माइनिंग एंटिटी owns a private railway to support mining activities. The private railway could be sold only for scrap value and it does not generate cash inflows that are largely independent of the cash inflow from other assets of the mine. आपको ये पूछा है कि आपको यहाँ पे सीजीओ आइडेंटिफाई करना है। आपके पास खुद का एक प्राइवेट रेलवे है टू सपोर्ट माइनिंग एक्टिविटी। मतलब दो चीज हुआ, एक आपकी माइनिंग एक्टिविटी भी हुआ ना, एक आपका प्राइवेट रेलवे भी हुआ। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि आपका प्राइवेट रेलवे आपको कुछ कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देने वाला है, वो जस्ट आपका जो प्राइवेट रेलवे था दैट इज टू सपोर्ट योर माइनिंग एक्टिविटी। आपके वहां पे यहाँ पे एक सेगमेंट हुआ कि दो सेगमेंट, तो एक ही सेगमेंट हुआ, दैट इज समथिंग बट रेलवे एंड माइनिंग एक्टिविटी का कॉम्बो वही आपके लिए एक सीजीयू है, बाकी दो अलग अलग सीजीयू आपके वहां पे होने वाले नहीं है। अगर मैं इसका आंसर पढ़ूं तो it is not possible to estimate the recoverable amount of the private railway because its value in use cannot be determined and probably different from the scrap value. Therefore, the entity estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the private railway belongs, that is the mine as a whole. हमारे वहां पे रेलवे अलग से कोई सीजीयू होने वाला नहीं है। क्लियर? सीजीयू का रूल आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटेबल मतलब कि सेलेबल होना चाहिए। सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स में पढ़ूं। अ बस कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्युनिसिपैलिटी दैट रिक्वायर्स मिनिमम सर्विस ऑन ईच ऑफ 5 सेपरेट रूट्स। assets devoted to each route and the cash flows from the each route can be identified separately. One of the routes operates a significant loss. क्वेश्चन में लिखा है अब बस कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। मिनिमम सर्विस देना पड़े आपको पांचों पांच रूट पे, भले आपका पांचों पांच मतलब एक रूट भी अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपका पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बोलने दो यहाँ पे वो पांचों पांच रूट का जो कॉम्बो है वो आपके लिए क्या बनने वाला है, तो वो आपके लिए एक सीजीयू बनने वाला है। आंसर पढ़ रहा हूं मैं। सिंस द एंटिटी डज नॉट हैव द ऑप्शन टू curtail any of the bus route, the lowest level of identified cash inflows that are largely independent of the cash inflows from the other assets or a group of asset is the cash inflows generated by 5 routes together. ये अंडरलाइन करना पड़े आपको, 5 routes together. The cash generating unit for each route is the bus company as a whole. ये लाइन में अंडरलाइन कर दो। आपके लिए जो सीजीयू होने वाला है वो क्या होने वाला है, बस कंपनी एज अ होल। क्वेश्चन 19 में पढ़ रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनते रहना फ्रेंड्स। क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20 चेक कर लो सेम है, तो एक काम करो पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 20 को कैंसिल ही कर दो। क्लियर? पूरा क्वेश्चन नंबर 20 आपको कैंसिल कर देना है। क्लियर? हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 1st April 2011 Venus Limited acquired 100% of the Saturn Limited for rupees 4 lakh. The fair value of the net identifiable assets of Saturn Limited was rupees 3,20,000 and goodwill was rupees 80,000. Saturn Limited is in the is in the coal mining business. On 31st March 2013, the government has cancelled the licenses given to in its few state. As a result, Saturn Limited's revenue is estimated to get reduced by 30%. The adverse change in the marketplace and the regulatory conditions is an indicator of impairment loss. As a result, Venus Limited has to estimate the recoverable amount of the goodwill and the net assets of Saturn Limited as on 31st March 2013. Venus Limited uses straight line depreciation. The useful life of the Saturn Limited asset is estimated to be 20 years with no residual value. No independent cash inflows can be identified to any individual asset. So, the entire operation of the Saturn Limited is to be treated as a cash generating unit.
ड्यू टू रेगुलेटरी एंटिगल it is not possible to determine the selling price of the Saturn Limited as a CGU, and its value in use is estimated by the management at rupees 2,12,000. Suppose by 31st March 2015 government reinstates the license of the Saturn Limited, management expects a favorable change in the net cash flows. This is an indicator that an impairment loss may have reversed. The recoverable amount of the Saturn Limited's net asset is re-estimated. The value is expected to be 3,04,000 and the net selling price is expected to be 2,90,000. फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है. 2011 में हमने कोई कंपनी को अक्वायर किया है, तब उसकी नेट असेट थी 3,20,000 बट वी आर पेइंग 4 लाख. तो कैन आई से वी कैन कंसीडर रुपीज 80,000 एज अ गुडविल. 2011 में परचेस करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था 2013 तक, मतलब 2 साल तक. और 2013 में इंपेयरमेंट करेंगे एंड 2015 में क्या करेंगे, तो हम इंपेयरमेंट को रिवर्स करेंगे. सिंपल, जब भी रिवर्सल आए आपको 2 मेहनत करना पड़ेगा. एक करना पड़ेगा बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट एंड दूसरा करना पड़ेगा बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट. तो अगर फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन नंबर 19, टाइटल लगा दो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19. क्लियर? वो पहले 2 मेहनत कर दे, उसके बाद आगे जा सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट लॉस. क्लियर फ्रेंड्स? 4 कॉलम का एक टेबल बना दो. एंड वहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, असेट, गुडविल एंड टोटल. क्लियर? वहां पे लिखो परचेस प्राइस, एंड वो परचेस हमने कब किया था, तो 1 अप्रैल 2011 किया था. असेट 3,20,000 का था, गुडविल 80,000 का था एंड टोटल जो था वो कितने का था, 4 लाख का था. क्लियर? अच्छा, उसमें से हम पहले माइनस कर दें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. एंड वो कैसे होगा, 3,20,000 की असेट थी, 20 साल की लाइफ है, मतलब कहना है फ्रेंड्स पर एनम आपका 16,000 रुपये का डेप्री आएगा. मैं यहाँ पे 2 साल तक का करूँगा, एंड अगर 2 साल का करोगे तो 64 का डेप्री आएगा आपका. अमोटाइजेशन कुछ आने वाला नहीं है, तो टोटल भी कितना रहने वाला है, 64,000. अगर यहाँ तक का टोटल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कैरिंग अमाउंट. पर ये जो आपको कैरिंग अमाउंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो 31 मार्च 2013 का मिलेगा. क्लियर? कैलसी लो 3,20,000 माइनस 64,000 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2,56,000. अच्छा, यहाँ पे ये कितने का था, तो कि 80,000. 2,56,000 प्लस 80,000 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3,36,000. क्लियर? अच्छा, अब हुआ क्या, तो आपने इस दिन उसका रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया, तो रिकवरेबल अमाउंट जस्ट आ रहा है 2,12,000. तो अगर यहाँ पे हम चेक करें रिकवरेबल अमाउंट, यानी ये जो आपका रिकवरेबल अमाउंट होगा वो 31 मार्च 2013 का होगा, एंड वो जस्ट आपका कितना आ रहा है, 2,12,000. 336 से 2,12,000 तक आना है. मतलब कहने से फ्रेंड्स हमको पहले तो इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड वो इंपेयरमेंट का लॉस कितना होगा वो चेक कर ले. कैलसी लो 3,36,000 माइनस 2,12,000, फ्रेंड्स आपका 1,24,000 का इंपेयरमेंट का लॉस होने वाला है. 124 में से सबसे पहले 80,000 तो मैं कहाँ पे अलोकेट कर दूंगा, गुडविल में से. बाकी का जो भी बचे वो असेट में चला जाएगा. 44,000, तो 2,56,000 माइनस 44,000 कर दोगे तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर आ जाएगा 2,12,000, एंड गुडविल कुछ आने वाला नहीं है. क्लियर? 2013 हुआ.
पर हम तो कहने से जो रिवर्स करने वाले हैं वो तो 2015 में करने वाले हैं, एंड अगर 2015 में करने वाले हैं तो आगे अगेन थोड़ा कैलकुलेशन कर दे। चलो उसमें से माइनस कर दो 2 साल का अक्यूमुलेटेड एपरी, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैसे होगा, 2,12,000 था, 2,12,000 के एसेट को 20 में से 2 साल चलेगा, मतलब कहने से 18 ईयर्स बाकी है एंड मुझे और 2 साल का डेप्रिसिएशन करना है। तो कहने से अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 23,555 का आपका डेप्री आएगा। अमोर्टाइजेशन में कुछ होने वाला नहीं है। तो फाइनली अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दोगे कैरिंग अमाउंट, एंड ये जो मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा वो 31 मार्च 2015 का मिल जाएगा। फ्रेंड्स करो तो कैलसियम में 2,12,000 माइनस 23,555, तो सिंपल आपका आंसर आएगा 1,88,445 का आपका आंसर आने वाला है। क्लियर, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ जस्ट। प्रॉब्लम है बॉस, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है बोलो। मिस्टेक बहुत बड़ी हो गई है बॉस, यहाँ पे ही ये 64 नहीं था, ये 32 था, एंड अगर ये 32 है तो मेरे बहुत सारे आंसर चेंज होने वाले हैं। होता है मिस्टेक। आपको तभी बोल देना था सर ऊपर के कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में कैलसी यूज़ करो। क्लियर, तो 3,20,000 माइनस 32,000 करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 2,88,000। 2,88,000 प्लस 80,000 करोगे तो ये आंसर आएगा 3,68,000। उसका रिकवरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे दिया था, एंड वो रिकवरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में कितना दिया था, 2,12,000 दिया था ना। तो यहाँ पे पहले लिख दूँ 2,12,000, 3,68,000 माइनस 2,12,000 करोगे तो आपका जो अमाउंट मतलब इम्पेयरमेंट आने वाला है वो 1,56,000 आने वाला है। 156 में से 80,000 तो मैं ऑब्वियसली वो गुडविल में, इसीलिए मैंने उसको कैंसिल तो नहीं किया था। क्लियर, तो 76,000 असेट में जाएगा, एंड 76,000 असेट में जाएगा तो 2,12,000 यहाँ पे बचने वाला है। यानी ये 2,12,000 को अगर आप 18 ईयर्स के हिसाब से अगर आप डेप्रिशिएट करो तो क्लियर आपका आंसर कितना होगा वो चेक कर ले। 2,12,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2, तो ये तक यहाँ तक सब कुछ सेम रहने वाला है, जस्ट मेरा इम्पेयरमेंट का आंसर चेंज हुआ, यानी यहाँ पे टोटल भी आपका कितना रहेगा 1,88,445। क्लियर, अब हमको जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस। तो वो स्टार्ट करें, टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस। एंड अगर कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस करे तो आपका कैसे होने वाला है देख लो एक बार। टाइटल लगा दो पार्टिकुलर्स असेट गुडविल एंड टोटल, particulars asset गुडविल एंड टोटल। क्लियर, चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं दैट इज नथिंग बट हमारा परचेज प्राइस मतलब 1 अप्रैल 2011 को कितना था, तो ये 3,20,000 का था, ये गुडविल आपका 80,000 का था, एंड टोटल आपका कितना था 4 लाख। अच्छा, उसमें से माइनस अगर हम कर दें दैट इज नथिंग बट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैसे होगा, 3,20,000 की असेट थी,
टोटल 20 साल की लाइफ थी, उसमें से मैं 4 साल का साथ में, बिकॉज 13 में अब रुकने की जरूरत नहीं है। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4 करोगे तो कहना है फ्रेंड्स आपका 64,000 का अक्यूमुलेटेड एपरी होगा। अमोर्टाइजेशन कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ कि व्हाट इज माई कैरिंग अमाउंट कब का, 31 मार्च 2015 का, तो 3,20,000 माइनस 64,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,56,000। यहाँ पे चेक करोगे तो वो कितना होगा 80,000, एंड टोटल करो 2,56,000 प्लस 80,000, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होने वाला है वहाँ पे कितना 3,36,000। अब सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कौन सा रिकवरेबल अमाउंट का, कौन से दिन का। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ रिकवरेबल अमाउंट 31 मार्च 2015 प्रॉपर दिया नहीं है क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 15। फ्रेंड्स भूल गया, ये तो फर्स्ट लेक्चर में था। क्या था रिकवरेबल अमाउंट? मतलब कुछ नहीं था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड दूसरा था दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। चेक करो आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्वेश्चन में दिया है, कितना बोला था? तो आपको ऐसा बोला था कि अगर इस असेट को बेच दोगे तो आपको मिलेगा 2,90,000, बट यूज करोगे तो आपको बोला है 3,04,000। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,90,000 एंड यहाँ पे बोल रहा हूँ 3,04,000। बोलो फ्रेंड्स विच एवर इज हायर था कि लोअर था? तो कहना इसे हम यहाँ पे जो लेने वाले थे वो विच एवर इज हायर लेंगे, एंड वो विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा 3,04,000। क्लियर? अच्छा, अब कहने से मुझे इंपेयरमेंट का मैक्सिमम रिवर्सल चेक करने का कि मैं मैक्सिमम कितना रिवर्स कर सकता हूं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल इज इक्वल टू, कहने से दो चीज चाहिए, एक चाहिए बुक वैल्यू विद इंपेयरमेंट एंड दूसरा चाहिए बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट। चेक करो आपका बुक वैल्यू विद इंपेयरमेंट रेडी है 188,445। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,88,445, और कहने से बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट भी आपने कैलकुलेट करके रखा था, एंड वो कितना था 2,56,000। हम फ्रेंड्स कहने से विच एवर इज हायर लेंगे, और कहने से उस दिन का हमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करके रखा है, एंड वो रिकवरेबल अमाउंट कितना था 3,04,000 था, एंड विच एवर इज अगर लोअर हम चेक करें तो हमारे लिए विच एवर इज लोअर कितना होने वाला है 2,56,000 होने वाला है। तो कहना से 1,88,445 वाले एसेट को मुझे 2,56,000 तक लेके आना है। तो यस, मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि व्हाट इज माय इंपेयरमेंट गेन 2,56,000 माइनस 1,88,445, तो आपका इंपेयरमेंट का गेन आएगा 67,555 रुपीज़ का। क्लियर? अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज कर दे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे टाइटल लगा देता हूँ जर्नल एंट्रीज, एंड 31 मार्च 14 को सबसे पहले आप कहना इसे इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, आई थिंक 14 नहीं था, 31 मार्च 13 था। क्लियर? चेक करो आपने इंपेयरमेंट लॉस कितना रिकॉर्ड किया होगा, वो आपको ऊपर से पता चल जाएगा। तो आपने टोटल इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था 1,56,000 का। क्लियर? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 1,56,000 टू गुडविल अकाउंट कितना हो जाएगा 80,000, एंड टू असेट्स अकाउंट कितना हो जाएगा, तो आपका असेट्स अकाउंट हो जाएगा 76,000। एंड कहना है आप 31 मार्च 15 को वो इंपेयरमेंट को रिवर्स करो। अगेन मैं बोल दूँ इंपेयरमेंट के रिवर्सल की वजह से गुडविल आपकी बुक में आने वाला नहीं है, तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे असेट अकाउंट डेबिट, एंड जो असेट अकाउंट जो डेबिट करोगे वो कितने से डेबिट कर दोगे 67,555 टू इंपेयरमेंट गेन अकाउंट 67,555। क्लियर फ्रेंड्स?
फ्रेंड्स आज एक लास्ट क्वेश्चन चेक कर ले, दैट इज नथिंग बट एडवांस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन. KAPC Limited acquired a machine on 1st April 2010 for rupees 10 crore that had an estimated useful life of 8 years. Machine is depreciated on a straight line basis and does not carry any residual value. On 1st April 2014, the carrying value of the machine was reassessed at rupees 7.1 crore and the surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve. For the year ended 30 March 16, conditions indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only rupees 1.09 crore. You are required to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss is to be treated in the books of KAPC Limited. KAPC Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by increased charge of depreciation resulting from the revaluation as per Ind AS 36. Friends, ध्यान से समझना, 1/4/2010 में असेट को परचेस किया, 2014 में असेट को रिवैल्यूएशन कर रहे हो एंड 2016 में अब क्या करोगे तो क्या असेट का इंपेयरमेंट करोगे. क्लियर. 10, 14 एंड 16 ये 3 डेट आप अगर याद रही है तो आराम से कर पाओगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हम कर रहे हैं एडवांस्ड होमवर्क का, वो भी क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर. चलो, परचेस प्राइस. अच्छा, ये कौन सा कैलकुलेशन हमारा होगा, तो ये जो हम लिखेंगे वो असेट की वैल्यू लिखेंगे. अभी तो लिख रहा हूं परचेस प्राइस एज ऑन 1st April 2010 इज इक्वल टू 10 लाख. उस पर कहने से सबसे पहले आप क्या करोगे तो डेप्री प्रोवाइड करोगे. माइनस accumulated depreciation. एंड वो कैसे होने वाला है, तो फ्रेंड्स आपका 10 लाख की असेट था, 8 साल की लाइफ है एंड 4 साल तक का चेक करो तो फ्रेंड्स आपका 5 लाख रुपए का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा. तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कैरिंग अमाउंट, एंड वो जो कैरिंग अमाउंट आया वो कौन से दिन का आएगा तो क्या 31 मार्च 14 का आएगा. एंड वो 31 मार्च 14 में कितना आएगा, 5 लाख रुपए आ जाएगा. अच्छा, 5 लाख रुपए में आप क्या कर रहे हो, रिवैल्यूएशन कर रहे हो एंड उसको 7.1 तक लेके जा रहे हो. प्लस में कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अपवर्ड रिवैल्यूएशन 2,10,000. सॉरी, तो अगर यहां पे आप चेक करो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, तो अगर हम रिवाइज कैरिंग अमाउंट चेक करें एंड वो रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो होगा वो 31 मार्च 14 का ही होगा एंड वो कितने रुपीस का होगा, 7,10,000. पर सामने में 2,10,000 लिख देता हूँ एंड वो 2,10,000 किसका है, तो वो 2,10,000 जो है ना वो किसका है तो क्या रिवैल्यूएशन का है. क्लियर. अच्छा, एंड 31 मार्च 16 को आप क्या करने वाले हो तो असेट का इंपेयरमेंट करने वाले हो. तो एक काम करें, बाद में अगेन में 2 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्री प्रोवाइड करूं. कितना होगा ध्यान से समझना. 7,10,000 का असेट था, 8 में से 4 साल चले गए, 4 साल बाकी है. मैं यहाँ पे 2 साल का डेप्री करूँ तो 7,10,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 4 × 2, तो सिंपल आपका 3,55,000 का अक्यूमुलेटेड डेप्री होगा. एंड अगर कोई चेक करे कैरिंग अमाउंट तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैरिंग अमाउंट अगर हम चेक करेंगे 31 मार्च 2015 को तो वो कितना होने वाला है, 3,55,000 होने वाला है. आपका 2,10,000 वाला रेवोल्यूशन एज इट इज रहेगा कि चेंज होगा, तो इट्स एन ऑब्वियस चेंज होगा. तो 2,10,000 वाले रेवोल्यूशन को 4 साल में खाली करो, पर आपको यहाँ पे 2 साल तक एडजस्ट करना है तो सिंपल आधा हो जाएगा 1,05,000. तो सिंपल यहाँ पे वो बैलेंस आपका कितना होने वाला है, 1,05,000. अब सिंपल है,
आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस। फ्रेंड्स इम्पेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला थी कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। योर कैरिंग अमाउंट इज 3,55,000 पर क्वेश्चन में आपको बोला योर रिकवरेबल अमाउंट इज 1,09,000। चेक कर दो एक बार, 1,09,000 ही है ना, 355 के सामने, हाँ 1,09,000। तो सिंपल एक प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने अमाउंट इन लैक्स में लिखा है, मतलब जो हमारा लैक्स में था, चलेगा ना, ठीक है ना, अब एक जीरो बढ़ा देना, कोई टेंशन नहीं है। 3,55,000 माइनस 2 लाख, कंसेप्ट देख लो, माइनस 1,09,000, तो सिंपल आपका इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे हो जाएगा 2,46,000। आपको आप पीछे एक जीरो एक्स्ट्रा लगाने का। 246 का जो भी इम्पेयरमेंट है वो सबसे पहले हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, वो सबसे पहले हम एडजस्ट करने वाले हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। एंड फ्रेंड्स चेक करो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना पड़ा है, तो क्या 1,05,000 का बैलेंस पड़ा है, तो बाकी का निकल जाएगा कहाँ से, पीएनएल में से। एंड वो कितना हो जाएगा, तो क्या 1,41,000 हो जाएगा। क्लियर, तो 1,05,000 एंड 1,41,000, स्टोरी इज फिनिश्ड। एक सिंपल लाइन में बोल दूँ, नेक्स्ट लेक्चर गलती से भी मिस मत करना, जितने भी बड़े बड़े सम्स है वो मैंने बाकी रखे हैं, एंड कल के लेक्चर में उसको फिनिश कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, एंड उसके बाद वाले लेक्चर में नया इंडेक्स स्टार्ट भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।